नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सरहफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और ज्योतिष सीखेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे विभिन्न 12 लग्नों में राजयोग के बारे में। मित्रों, पहले के एपिसोड में यहाँ तक हमने बताया था आपको सिंह लग्न में और राजयोग के बारे में। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में राजयोग कैसे बनता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, राजयोग जब आप अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार या अपनी स्वयं की पत्री दिखाते हैं लोगों को और आपको या कोई बोलता है कि आप कुंडली में राजयोग है, तो आप सहज रूप से जो है एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह शब्द ही एक ऐसा है राजयोग जो आदमी को प्रफुल्लित कर देता है। राजयोग का वास्तविक में मतलब जो है जोशी भाषा में अगर बोला जाए कि राजा तुल्य जीवन व्यतीत करना। जैसा एक राजा अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे उसके पास अधिकार सत्ता होती है, सुख धन वैभव ऐश्वर्य के साधन होते हैं, धन संपदा होती है, रथ मोटर गाड़ी वाहन होते हैं, तो वैसा जीवन व्यतीत करना। तो वह योग कैसे किसी लग्न में कुंडली बनते हैं मित्रों, वह हम बताएंगे। कि जब हम किसी जन्मपत्री बनाते हैं मित्रों, तो वहाँ पर जो योग काराग्रह होते हैं, योग काराग्रह क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं केंद्र भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी जो होते हैं, उनको वैसे भी कुंडली में योग कारक ग्रह कहा जाता है। तो जब कुंडली में किसी भी जन्मपत्री में जो केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी होते हैं, यानी पंचम नवम, तो इनकी युति अगर होती है मित्रों, या तो लग्न भाव में हो जाए यानी केंद्र भाव में हो जाए, 1, 4, 7, 10 भाव में हो जाए, या 1, 5 और 9वें भाव में हो जाए, तो यहाँ से जो शुभ ग्रह कहलाते हैं उनकी युति होती है, तो वह अपना शुभ फल जातक को प्रदान करते हैं अपनी दशा, महादशा और अंतर दशा में। अब हम चूँकि बात कर रहे हैं राजयोग की, तो राजयोग के जो बनाते हैं ग्रह, वो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कुंडली में जो प्रबल योगकारी ग्रह होते हैं उनका अनुकूल स्थिति में होना, यानी कि जन्मपत्री में उन ग्रहों का अपनी उच्च राशि में होना, अपनी स्वराशि में होना, और उनका उच्च राशि हो करके केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित होना, और या फिर उनकी युति बना करके जो है केंद्र त्रिकोण भाव में या आपसी राशि परिवर्तन करके या दृष्टि संबंध बना करके कुंडली में बैठना। ऐसे में जो योग फलित होता है वह राजयोग फलित होता है। राजयोग मोस्टली हम जो ग्रह देखते हैं वह होता है 9वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान का स्वामी। जो हम आजकल राजयोग की परिभाषा लगाते हैं कि व्यक्ति जो है अधिकार सत्ता संपन्न होना चाहिए और भाग्यशाली होना चाहिए। ठीक है मित्रों, और राजयोग से हम आज ये भी लगाते हैं कि किसी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो भी उसको हम राजयोग बोलते हैं, जो जनरली हम समझते हैं। कोई बड़ा IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, कोई बड़ा नेता मंत्री मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये एक्चुअली में हमको राजयोग की परिभाषा देते हैं। लेकिन तो राजयोग का संबंध में व्यक्ति ऐसा नहीं होता। राजयोग की एक बहुत ही बृहद परिभाषा है। कुंडली में राजयोग का फलित होना, जितने भी आपके योग कार्यग्रह कुंडली में उच्च राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, तो उतना ही अच्छा और प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और उसका फल आपको आपके जीवन काल में मिलेगा। तो आइए देखते हैं कन्या लग्न में राजयोग कैसे बनता है। मित्रों, जब सभी उठाइए और अपनी पत्रियों में देखिए कि क्या आपका कन्या लग्न है। कन्या लग्न मतलब आपके लग्न में जो लग्न चक्र में जो राशि बैठी होगी उसको प्रथम भाव में कन्या राशि यानी 6ठे नंबर की राशि होगी, तो आपका लग्न जो है कन्या लग्न कहलाएगा। और कन्या लग्न में जो राजयोगकारी ग्रह बनते हैं वह होते हैं आपके गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र ग्रह को कन्या लग्न में राजयोग का कारक ग्रह माना गया है। यानी कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह केंद्र त्रिकोण भाव में उच्च के हो जाते हैं मित्रों, या अपनी स्वराशि हो जाते हैं, तो गुरु के जो उच्च का ग्रह होता है वो होता है यहाँ पर 11वें स्थान में। गुरु यहाँ उच्च के हो जाए। शुक्र का जो उच्च ग्रह होता है वह 12वें स्थान की राशि होती है मित्रों, यानी शुक्र यहाँ पर उच्च के हो जाए और गुरु आपकी चौथी राशि यानी यहाँ पर उच्च के हो जाए, तो सहज रूप से कुंडली में एक राजयोग का सृजन हो जाता है मित्रों। या फिर दोनों युद्ध हो करके 11वें स्थान में हो जाए या 7वें स्थान में हो जाए, तो भी राजयोग का सृजन होता है मित्रों। तो जो योग कारीग्रह है वह गुरु और शुक्र माने गए हैं। इसके बाद गुरु और शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि में हो जाए। चूंकि यहाँ पर गुरु जो है चतुर्थेश भी हैं, चौथे स्थान के शुभ भाव के स्वामी हैं, और 7वें स्थान यानी आपकी जया स्थान जिस पर हम
विवाह स्थान या व्यापार वाला स्थान भी कहते हैं, उसके स्वामी हैं। तो ये अपने स्वराशि में इनमें कहीं पर भी बैठ जाए, और शुक्र का जो कि भाग्य स्थान को स्वामी है, तो अपनी स्वराशि में यहाँ बैठ जाए या धनेश होकर के धन भाव में बैठ जाए तो भी कुंडली में राजयोग का सृजन हो जाता है। इसके पश्चात मित्रों यहाँ पर बुध जो है लग्नेश बनते हैं। कन्या राशि में सर्वप्रथम जो है हमको लग्न भाव को देखना चाहिए। किसी भी कुंडली में जब हम देखते हैं सर्वप्रथम लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति का हमें पहले उसका देख लेना चाहिए, क्योंकि मित्रों अगर लग्नेश कुंडली में अगर आपके बलवान नहीं है तो किसी भी योग फलित होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे आप उस तो सुखों को कैसे भोग करेंगे। तो लग्नेश की स्थिति को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कन्या लग्न में जो लग्न भाव के स्वामी हैं वो होते हैं बुध ग्रह। यहाँ पर 10 मेष भी हैं मित्रों, तो यह भी एक योगकारी ग्रह माना गया है। चूँकि यहाँ पर बुध के 2 केंद्र स्थानक स्वामी हैं, गुरु भी 2 केंद्र स्थानक स्वामी हैं, तो यहाँ पर एक कन्या लग्न में एक दोष भी बनता है जिसको हम केंद्राधिपति दोष कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी ग्रह 2 केंद्र के मालिक होता है तो वहाँ पर उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। तो जहाँ पर कहीं पर वह एक जब घर का कहीं का अच्छा फल देता है तो वह दूसरे घर का फल का नाश करता है या कहीं ना कहीं दोष पैदा करता है। इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे जब केंद्राधिपति दोष की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि बुध की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। यानी बुध अपनी स्वराशि में हो जाए, यानी कन्या राशि में हो जाए, या अपनी मिथुन राशि में हो जाए, या अपनी उच्च राशि में हो जाए जो कि ऑलरेडी उसकी कन्या राशि है, तो वह जातक स्वयं विश्वकर्मों से राजयोगी हो जाता है मित्रों। अपने कर्म बल पे, अपने भुज बल पे एक राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता है। अब राजयोग के बारे में तो ये साधारण सी बात होगी मित्रों। फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ पर योग कारीगर कौन कौन से बुध हो गए, गुरु शुक्र के बता चुके हैं। एक शनि जो है यहाँ पंचमेश और षष्ठेश भी है। चूंकि शनि अब यहाँ के उच्च हो जाते हैं, शनि की उच्च राशि कौन सी है? तुला राशि है। तुला राशि में शनि उच्च हो जाते हैं तो भी यहाँ पर एक राजयोग का सृजन हो जाता है। यहाँ पर शनि अकेला जो है राजयोग पैदा कर देगा। तो अब यहाँ पर तो जो है आपके 3 ग्रह हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए। तो इन 3 ग्रहों की ही विशेष स्थिति जो है यहाँ पर चंद्रमा को देखा जाए, चंद्र जो कि लाभेश स्थान के स्वामी है, तो चंद्रमा से भी यहाँ पर राजयोग बनता है मित्रों। अगर चंद्र अपनी स्वराशि में है तो वह लाभ स्थान से भी राजयोग का सृजन करता है। तो राजयोग का मुख्यतः जो होता है हमारी अगर परिभाषा में देखा जाए, शुक्र और बुध युद्ध होकर के 10वें भाव में बैठ जाए, बुध और शुक्र युद्ध होकर 9वें भाव में बैठ जाए, शुक्र बुध चंद्र युद्ध होकर के एकादश स्थान में बैठ जाए तो भी राज्य को सृजन होता है। गुरु और चंद्र इकट्ठे होकर के 11वें स्थान में बैठ जाए तो यहाँ पर एक गजकेसरी नाम का एक प्रबल राजयोग का सृजन होगा। जहाँ पर गुरु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ पर भी एक राजयोग का सृजन होता है। तो राजयोग मित्रों हर लग्न में विभिन्न ग्रहों की स्थितियों से कई प्रकार से बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने ग्रह जो हैं योगकारी ग्रह आपकी जन्मपत्री में उच्च राशि में और अच्छे भाव में विद्यमान है। स्वराशि के होकर के अपने स्वयं के घर में अच्छे भाव में विद्यमान है। तो इससे राजयोग की प्रबलता को आप नाप सकते हैं कि कितना प्रबल राजयोग है, क्योंकि राजयोग की परिभाषा बहुत छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर तक जा सकती है। तो जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होगी और उनके बलाबल से विचार भी करते हैं कि गुरु आपकी उच्च राशि में बैठा हो तो बलवान ऑलरेडी होगा ही होगा, और अगर अपनी स्वराशि में बैठा है वो अपने कुमार अवस्था में या युवा अवस्था में उसको होना चाहिए मित्रों। अगर वह युवा अवस्था में ग्रह है तो अपना पूर्ण प्रतिफल देने में सामर्थ्यवान होता है मित्रों, अन्यथा जो है उसके फलों में कहीं न कहीं कमी आ जाती है। इसके पश्चात जो योग कारीगर होते हैं, जैसे हम शुक्र बुध की कन्या लग्न में बात करें तो हमें उसकी स्थिति को जो भी योग कारीगर है जो उच्च में है उनकी नवांश कुंडली एक बनती है, नवांश चक्र बनता है। वहाँ पर भी हमें नवांश चक्र में भी उस ग्रह की स्थिति को देख लेना चाहिए कि यहाँ लग्न चक्र में तो ग्रह उच्च का है किंतु उसकी स्थिति को नवांश चक्र में भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यानी वह ग्रह स्व के नवांश में हो जाए, उच्च के नवांश में हो जाए, मित्र नवांश में हो जाए, या किसी अच्छे ग्रह से दृष्ट युद्ध हो जाए तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है मित्रों। उस ग्रह का बल जो होता है वह डबल हो जाता है, वह पूर्णतः जो ग्रह होता है पूर्णतः बलवान माना जाता है अपने फलों को देने में। यह हो गई सामान्य ग्रह। इसके बाद राजयोग कब फलित होगा यह भी महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों। तो राजयोग कब फलित होता है मित्रों आपका कि जब राजयोग देने वाले ग्रह की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपकी जन्मपत्री में आएगी और सही समय पे आ जाती है तो आपको उस ग्रह के फलों का भोग होने लगता है। तो राजयोग के बारे में यही छोटी सी बात।
अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नीच भंग राजयोग की। राजयोग के बारे में अगर हम बात करें नीच भंग राजयोग की कुंडली में होता है मित्रों। नीच भंग राजयोग का मतलब होता है कि जब हमारे जन्मपत्री में कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, किंतु वो जिस राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ उस राशि का अधिपति उसी कुंडली चक्र में उच्च का हो जाए, या फिर जिस राशि में नीच का ग्रह बैठा है उस राशि में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, तो वहां पर भी जो है नीच भंग राज हो जाता है। तो मतलब जो नीच का ग्रह है उसका नीचत भंग हो जाता है, यानी अपने वह जो फलों जो उसका अशुभ फल होंगे उनका भंग हो जाता है, उसके बजाय वह शुभ फल प्रदान करने लगता है। तो इसके तौर पर समझ सकते हैं अपन, जैसे हम इसमें बात करते हैं नीच ग्रह की और उच्च ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे गुरु ग्रह को ले लें। गुरु ग्रह का जो है उच्च स्थान होता है चौथी राशि, मतलब कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि गुरु अगर यहाँ पर अपनी उच्च राशि से यहाँ पर जो है शनि मकर राशि में जो गुरु नीच हो जाता है, गुरु यहाँ पर नीच राशि में विद्यमान है, किंतु अगर इसी कुंडली में मंगल ग्रह जो कि मकर राशि में उच्च के होते हैं अगर यहाँ पर उच्च के बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब होगा गुरु का नीचत्व जो है भंग हो गया और वह जो है अशुभ फल कार्य न हो करके शुभ फल करेगा, क्योंकि उस राशि में जो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि में उसका उच्च ग्रह विद्यमान है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है चूंकि यहाँ इस मकर राशि के अधिपति ग्रह शनि है, अगर शनि यहाँ उठ करके शुक्र यानी अपनी उच्च राशि में चले जाता है तो उस कंडीशन में भी होता है गुरु का नीचत्व भंग हो जाता है और एक राजयोग का सृजन होता है जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो यह कंडीशन है मित्रों। दूसरी कंडीशन जो होती है नीच भंग होने की कि अगर कोई ग्रह हमारा लग्न कुंडली में नीच का है, इसी में अगर मान लीजिए कि हम गुरु की बात करें तो गुरु अगर मकर राशि में यहाँ बैठे हुए हैं 10वें नंबर की राशि में, लेकिन वही गुरु ग्रह आपकी नवमांश कुंडली में यानी इस चक्र में जो नवमांश चक्र बनता है इसमें अगर वो अपनी 4 नंबर की राशि में बैठ जाते हैं यदि कर्क राशि में बैठ जाते हैं नवमांश कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में या कहीं पर भी, तो वह गुरु का नीचत्व जो फल होता है लग्न चक्र से वह नवमांश कुंडली में आकर के भंग हो जाता है और वह गुरु जो आपको नीच होने के कारण जो उसका अशुभ फल या उसका फल प्रदाता नहीं होता वह शुभ फल प्रदाता ग्रह बन जाता है आपकी कुंडली में। तो यह भी एक नीच भंग होने का एक आधार है मित्रों। तो हम जब किसी भी जन्म पत्री देखते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों पे बहुत गहनता से विचार करना पड़ता है, तत्पश्चात ही हम उसको बता पाएंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है, उसकी कितना प्रबल राजयोग है, उसका फल प्रतिफल आपको कब मिलेगा। तो यह हुई राजयोग के बारे में, कन्या लग्न के बारे में। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मेरे नए नए वीडियो आते हैं ज्योतिष के ऊपर नित्य नए वीडियो प्राप्त होते रहें। आपका मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो आप मेरे को अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अपने जन्मपत्री के बारे में कुछ भी लिखवाना हो, राज्य भी लिखवाना हो, आपकी बच्चों की जन्मपत्री लिखवाना हो, धन के बारे में लिखवाना हो, विवाह के बारे में लिखवाना हो, आपकी शिक्षा के बारे में अगर जन्मपत्री दिखाना हो या समझना हो कुछ भी हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे नीचे दिया हुआ है तो वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव अपने ज्ञान के आधार पर आपको पूर्णतः जो है सहायता करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।